नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश नटवाड़िया। आश्रम परिवार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, आज हम कालीबंगा और चौंधड़ों के बारे में जानते हैं कि ये स्थल कहाँ मिले हैं और इनके बारे में क्या क्या अवशेष मिले हैं। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में और हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। हनुमानगढ़ जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान के उत्तर दिशा के अंदर। देखते तो लगभग अधिकतर स्थल हड़प्पा सभ्यता के सभी नदियों के ऊपर, नदियों के किनारे मिले हैं। तो ये स्थल देखते हैं किस नदी के किनारे मिलता है। किस नदी के? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे, जो उसको हरकरा नदी या घग्घर नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे मिला है। उत्खनन देखते हैं अब इसके बारे में। उत्खनन किसने किया सर्वप्रथम? अलमानंद घोष ने। 1953 में अलमानंद घोष ने किया था। उसको 5 स्तर, ये क्या चीज है इसके बारे में समझने की चीज है। 5 स्तर, जैसे हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था कि वहां से 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। मतलब उनके बारे में मैंने बताया था कि वह स्तर जो 7 बार उजरा और बसा, इसलिए उसके 7 कर्मिक स्तर मिले। कालीबंगा के अंदर 5 स्तर मिले हैं, क्योंकि इसके अंदर भी पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर ऐसे मिला के 5 स्तर, 5 बार ये शहर बसा हुआ है, इसलिए इसे 5 स्तर भी कहते हैं। 1961 में सर्वप्रथम इसकी उत्खनन और किया गया। तो 1961 में बीके थापर और बीबी लाल, कौन ने? बीके थापर और बीबी लाल ने मिलकर संयुक्त रूप से उत्खनन किया था। उत्खनन किया। अब हम उत्खनन के बारे में जानेंगे, आगे चलते हैं। इसके उत्खनन में मिले महत्वपूर्ण अवशेष, कुछ अवशेष कालीबंगा से मिले, उनके बारे में। सबसे पहले इंपोर्टेंट साक्ष्य यही है कि देखा भी जाए तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जो कालीबंगा से मिले। कहाँ से? कालीबंगा से, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब इसके बारे में देखते हैं हम। जुते हुए खेत के कालीबंगा स्थल है, मानो कि ये कालीबंगा स्थल है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण। इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कैसे? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ऐसे मिले हुए थे। 2 बार जुते हुए थे। तो एक में क्या है, इसमें सरसों और चना क्या क्या एक साथ बोया जाता था? सरसों और चना, दोनों फसलें एक साथ बोई जाती थी। पूर्व से पश्चिम जो हलाइयां होती थी, जो अपने अभी भी गांव में जाते हैं, आप देखते होंगे कि जो खेत के अंदर बीज बोते हैं तो 2 तरह की हलाई करते हैं, एक तो उत्तर से दक्षिण, एक पूर्व से पश्चिम। तो इसके अंदर पूर्व से पश्चिम हलाई के अंदर चना बोया जाता था, और उत्तर से दक्षिण जो हलाई होती थी उसके अंदर सरसों बोई जाती थी। दोनों एक साथ फसल बोई जाती थी। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण स्थल होता था ना, उसके ये क्षेत्र जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, वो दक्षिण किधर मिले? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व तरफ मिले, इस साइड के अंदर खेत के साक्ष्य मिले हैं। जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मिले हैं हड़प्पा नामक स्थल के। अब देखते हैं हम, आगे चलते हैं। इसमें अग्निकुंड क्या मिले? अग्निकुंड, हवन कुंड भी बोलते हैं इसे। लगभग यहाँ पे 7 हवन कुंड मिले हैं। कितने? 7 हवन कुंड। कितने? 7 हवन कुंड मिले हैं। जो इनके बारे में एक इतिहासकारों ने कहा है कि एक जगह पे 7 हवन कुंड मिले हैं, तो उनका आधार माना है कि यह शायद यहाँ पे हवन का काम हुआ होगा। जैसे अपन यज्ञ का काम करते हैं ना, यज्ञ जो जहाँ पे बहुत सारे कुंड बनाए जाते हैं, आहुति दी जाती है, तो हो सकता है यहाँ पे यज्ञ वेदिकाएं हो या फिर सामूहिक कोई भोजनालय बना हो, तो इसलिए 7 मिले हैं। तो इसलिए इसको हवन कुंड और अग्निकुंड भी कहते हैं। बेलनाकार मोहरे, मेसोपोटामिया सभ्यता। अब इसके बारे में देखो। बेलनाकार, अपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर 4-5 प्रकार की मोहरे मिली हैं। वर्गाकार मोहरे, आयताकार मोहरे, वर्ताकार मोहरे, ये मोहरे मिली है। सर्वाधिक मोहरे वर्गाकार, सर्वाधिक अधिक। लेकिन बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार कैसी होती है मोहरे? जैसे अपन खाना बनाते हैं ना बेलन, उस टाइप की बेलनाकार मोहरे होती हैं। तो वो सर्वाधिक मिले कहां से? वो ये मोहरे होती थी मेसोपोटामिया से।
मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो वहां की मोहर अगर अपने कालीबंगा से मिली है तो उसका आधार इतिहासकारों ने निकाला है कि शायद मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार वाणिज्य होता था, इसलिए वहां की मोहरें जो हम यहाँ से वस्तु भेजे उसके बदले में वहां की मोहरें आई है, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता का तारतम्य बैठी है और व्यापार वाणिज्य का आधार निकाला गया है। देखते हैं युगल समाधि। अब ये पहले तो देखो युगल समाधि होती क्या है। युगल समाधि वही होते हैं जिस दाह संस्कार के अंदर दो स्त्री और पुरुष की दोनों के साथ मृत्यु हो और उन दोनों को एक साथ एक ताबूत एक सावधान पेटी के अंदर रखकर और उनको दफनाया जाता है, उसे युगल समाधि बोलते हैं। कालीबंगा से एक मिली है, लोथल पढ़ेंगे वहां से भी मिली है। लोथल से कितने मिली है? लोथल से 3 मिली है। कितनी सावधान पेटिकाएं मिली है? 3। युगल समाधियां 3 मिली है, ये ध्यान रखना। लोथल से 3 है और कालीबंगा से 1। कच्ची ईंटों के, किसके बने? कच्ची ईंटों के। कच्ची ईंटों के बने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती। क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती। क्योंकि आज भी हम देखते हैं अपने वर्तमान में कि जिस भी परिवार के पास कच्चे घर होते हैं वो निर्धन परिवार होता है, गरीब परिवार होते हैं, इसलिए उसको बहुत सारी रियायतें होती हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी ये, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकतर क्या सारे मकान ही लगभग कच्चे ईंटों से बने हुए जाते हैं। लेकिन इसके अपवाद मिलेंगे, यहाँ की सड़कें और जो नालियां हैं जो कुछ वो लकड़ी की और पक्की ईंटों की बनी हुई मिलेंगी, जो हम आगे देखेंगे। इसलिए इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, कच्ची ईंटों के मकान होने के कारण। छठा टॉपिक देखते हैं हम, लकड़ी की नालियां। अभी मैंने बताया था लकड़ी की नालियां मिली है। यहाँ से कुछ नालियां होती थी जो यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई थी, उनको लकड़ी से ढका जाता था, तो इससे जल निकास होते थे शहर से, अपशिष्ट जो नल होता था वो बाहर निकलने के लिए। लेकिन स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं मिलती है क्योंकि बहुत कम मात्रा में लकड़ी की नालियां मिली है। नहीं, बहुत अधिकतर नालियां थी जो कच्ची होती थी, जहाँ पे जिनको ढकने का कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अपशिष्ट स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं कहा जा सकता। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से अवशिष्ट जो स्पष्ट जल प्रणाली मिली है, वैसे कोई भी यहाँ से साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इसको लकड़ी की नालियां तो मिली है लेकिन स्पष्ट जल निकास नहीं मिला। पक्की सड़कें, अभी मैंने बताया पक्की सड़कें, यहाँ की सड़कें होती थी वो ईंटों से, पक्की ईंटों से। किसे? पक्की ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी, इसलिए पक्की सड़कें कहा गया था। एकमात्र स्थल जहाँ की सड़कें, एकमात्र स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का है जहाँ पे पक्की सड़कें मिली हैं, ध्यान रखना ये चीज। शवों की अंत्येष्टि के 3 विधियां मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी विधियां? 3 विधियां। अब 3 विधियां कौन सी होती हैं? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इनके बारे में, पूर्ण समाधिकरण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो पूर्ण समाधिकरण वो होता है जिसके अंदर किसी मृत शरीर को एक ताबूत या फिर किसी खड्डा खोदकर उसके अंदर संपूर्ण को दफना दिया जाता है, तो उसे पूर्ण समाधि कहते हैं। जैसे अपने आज भी जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर पूर्ण समाधि स्थली चलता है क्योंकि उसके अंदर उसको संपूर्ण शव को एक खड्डा खोदकर उसके अंदर दफनाया जाता है। आंशिक समाधि वो है जिसके अंदर शरीर जो शव होता है उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है जंगली जानवरों को खाने के लिए, और जो फिर जंगली जानवर उसको खाने के बाद जो हड्डियां अवशेष बचते हैं ना, उनको एक खड्डा खोदकर उसके अंदर दफनाया जाता है, उसे आंशिक समाधान कहते हैं। आज भी हमारे समाज के अंदर कई धर्मों के अंदर, कई जातियों के अंदर ये समाधियां चलती हैं अभी भी। जैसे देखा जाए तो दादू संप्रदाय के अंदर भी ये आंशिक समाधि का आज भी प्रचलन है। दाह संस्कार जो तो एक अपने हर व्यक्ति को पता है कि अपन लकड़ी या फिर किसी वस्तु के ऊपर रख के शव को जलाकर उसके जो जलाने के बाद जो कुछ अवशेष, हड्डियां, दांत उत वगैरह मिलते हैं उसको एक कलश में रखकर और उसको दफना दिया जाता है, उसे दाह संस्कार कहते हैं। या फिर किसी पवित्र स्थान पर बहा कराते हैं जैसे गंगा जी या पुष्कर, वैसे उसको दाह संस्कार कहते हैं। ये अपने समाज में सर्वाधिक प्रचलित है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में है वर्तमान में। ये तीनों थी
कालीबंगा से मिले जो, और ये हड़प्पा नामक स्थल के एकमात्र स्थल है जहां से तीनों समाधियों के अवशेष मिले हैं। अन्यथा कहीं पे पूर्ण समाधि थी, कहीं पे आंशिक समाधि के, कहीं पे दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं। अलंकृत ईंटें, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटें क्या थी? क्योंकि ईंटों के ऊपर चित्रकारी की जाती है, उन्हें अलंकृत ईंटें की जाती थी। इन अलंकृत ईंटों का प्रयोग सड़क निर्माण में भी किया जाता था, चबूतरा निर्माण में भी प्रयोग किया जाता था, और भी चीजों के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ की एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा नामक स्थल के अधिकतर स्थानों पे अलंकृत ईंटें नहीं मिले, ओनली सिर्फ ईंटें मिली हैं। लेकिन कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं, जिसके ऊपर सभी ईंटों के ऊपर चित्रकारी की जाती थी। हाथी के दांत, किसके मिले? हाथी के दांत के अवशेष भी मिले हैं, जिससे स्केल भी बनाई जाती थी, आभूषण भी बनाए जाते थे। महिलाएं हाथी के दांत के आभूषण बनाकर भी पहनती थी काफी सारी। सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे तो आभूषण पुरुष और महिला दोनों ही पहनते थे। आगे देखते हैं ऊंट की अस्थियां। अब ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि आज भी वर्तमान में ऊंट रेगिस्तान राजस्थान में सर्वाधिक हैं, इसलिए ऊंट की अस्थियां उस टाइम भी सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा नामक स्थल पर ऊंट की अस्थियां मिली हैं, और यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऊंट की अस्थियां ना, हड्डियां, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, वहां से भी ऊंट की अस्थियां मिली हैं। ऊंट की अस्थियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, यहाँ से मिले हैं, दोनों जगह से, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो प्लस कालीबंगा, दोनों स्थलों से ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ध्यान रखना है। सिलबट्टा, ये जानने की चीज है, सिलबट्टा क्या होता है? आप देखोगे गांव के अंदर, शहरों में तो नहीं है, लेकिन गांव के अंदर अपने जो एक पत्थर, चौकोर लंबा पत्थर होता है, उसके ऊपर एक छोटा लोडा, उसको बोलते हैं, जो पत्थर होता है, उसके द्वारा कोई भी वस्तु होती है उसको कूट कर या पीसा जाता है। जैसे अधिकतर अपने गांव में प्रयोग करते हैं लाल मिर्ची बांटने के लिए। गांव के अंदर लाल मिर्ची बांटते हैं तो एक लंबा चौड़ा पत्थर होता था, उसके ऊपर एक छोटा लोडा होता है, उससे रगड़ के घिसकर जो उसको घिसाई की जाती है, किसी भी वस्तु को कूट कर या पीस कर बनाया जाता है, उस सिलबट्टा कहा जाता है। गांव में देखना कभी जाओ तो, ये मिर्ची पीसने का बाठा बोलते हैं उसको, वो सिलबट्टा ही है एक तरीके से। एक पल्ले वाला दरवाजा, ये भी आजकल वर्तमान में शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव में अभी भी देखने को मिल जाता है कि दरवाजा होता है, तो वहां पे तो आजकल 2 पल्ले के दरवाजे होते हैं, एक इधर से खींचना पड़ता है, एक इधर से, और दोनों को जुड़ के कुंडी लगा देते। पहले के जमाने में क्या होता था, एक ही पल्ला होता है, एक साइड में टच होता था वो, उससे बंधा हुआ, और जुड़ के, और एक साइड में कुंडी लगती थी, उसे एक पल्ले का दरवाजा कहते हैं। गाँव में आज भी कई कच्चे घरों में और पक्के घरों में मिल जाएगा लगभग, लेकिन कच्चे घरों में तो अधिकतर अभी भी एक पल्ले के दरवाजे ही मिलते हैं। शल्य चिकित्सा, हड़प्पा नामक स्थल पे शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? खोपड़ी, खोपड़ी, उसके अंदर छेद हैं, तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पे शल्य चिकित्सा की जाती होगी, तो उस खोपड़ी के आधार पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से एकमात्र स्थल है, वहां से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। मुख्य इंपोर्टेंट चीज है कि यहाँ का दुर्ग है वो द्विभागीकरण है। क्या है? द्विभागीकरण। अब कैसे, ये चीज समझने की है। ये अपने स्थल है, मान लो कि कालीबंगा नामक स्थल है, ये लो। हड़प्पा नामक स्थल पे सभी भाग हैं जो 2 भागों में बसे हुए थे। ये नगर था और ये दुर्ग था, दुर्ग और नगर। ये पूर्व दिशा थी और ये पश्चिम। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज ये कि दुर्ग था ना, वो 2 भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। इसके अंदर दोनों भागों की चार दीवारी से बंधा हुआ था, 2 भाग दुर्ग के, और नगर भी है 4 दीवारी से बंद था। हाल ही के साक्ष्य मिले वहां से दोनों स्थल नगर और दुर्ग दोनों 4 दीवारी से अलग अलग 4 दीवारी से, नगर की 4 दीवारी अलग थी और दुर्ग की 4 दीवारी अलग थी, दोनों से बंधे हुए थे। इसके साथ साथ ही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों शहरों के दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। उसी तरह कालीबंगा थी। कालीबंगा की मुख्य इंपोर्टेंट चीज ये है कि इसका दुर्ग था वो 2 भागों में बटा हुआ था, जिसके अंदर एक भाग दुर्ग के एक भाग के अंदर स्तूप था, दूसरे जिसके अंदर सभा होती थी, सभा उभा या फिर कोई स्थल होता था या फिर पुजारी के घर ये होते थे। दूसरा भाग था वो भी दुर्ग का ही था,
लेकिन इसके अंदर जनसाधारण न रह के उच्च वर्ग के लोग होते थे, जैसे प्रशासनिक कार्य संभालने वाले हो या फिर पुजारी जी हो या फिर और अन्य लोग होते थे, वो रहते थे। इसके अंदर नगर के अंदर जनसाधारण लोग रहते थे। लेकिन अब ये बोलोगे, अब मैं आपको धोलावीरा के बारे में पढ़ाऊंगा। धोलावीरा, धोलावीरा में तीन मिले हैं, 3 भागों में बटा हुआ शहर, वो 3 भागों में बटा हुआ, लेकिन कालीबंगा का शहर 3 भागों में नहीं बटा हुआ। कालीबंगा का शहर 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इसका दुर्ग है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ये ध्यान रखने की चीज है कि धोलावीरा शहर है वो 3 भागों में बटा हुआ है, कालीबंगा शहर 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन दुर्ग का द्विभागीकरण, दुर्ग 2 भागों में बटा हुआ है चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखने की चीज है। ये हमारा कालीबंगा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इससे आगे चलते हैं चौहंदड़ों के बारे में, क्योंकि हमने आज 2 टॉपिक लिए थे, छोटे छोटे टॉपिक हैं दोनों। तो कालीबंगा हो गया हमारा। अब चौहंदड़ों के बारे में हम पढ़ते हैं कि चौहंदड़ो है कहाँ पर स्थित? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत के अंदर, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर। ये मात्र मोहनजोदड़ो 80 मील की दूरी पर ही है। कितने मील की दूरी पर, दक्षिण दिशा में, दक्षिण में 80 मील की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। जैसे यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो गया और यहाँ पे लोथल हो गया, सॉरी चौहंदड़ो हो गया। ऐसे मात्र 80 मील की दूरी है दोनों के बीच में ही, 80 मील की दूरी पर ही बसे हुए हैं, दोनों सिंध प्रांत में ही है। चौहंदड़ो की खोज देखें 1931 के अंदर एनजी मजूमदार ने की थी। किन्होंने? एनजी मजूमदार ने 1931 के अंदर। उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। अब आप बोलोगे सर खोज और उत्खनन में क्या अंतर है? खोज वो होती है जिसके अंदर किसी स्थल के बारे में हमारे को पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक स्थल है, उसके बारे में हम लोगों के बारे में कहते हैं यहाँ पे कोई ना कोई एक स्थल है और ये स्थल है, उसके बारे में हमारे को पता नहीं रहता है कि इसके अंदर क्या था, ये स्थल किसका था, किस सभ्यता का था, ये हमारे को कुछ ही नहीं पता होता है, उसको बोलते हैं खोज। और उस स्थल के बारे में हम पता लगाते हैं, यहाँ पे ये अवशेष हैं, इस सभ्यता से संबंधित है ये स्थल और ये था, तो उसको कहते हैं उत्खनन करना। दोनों में अंतर समझ गए ना, खोज और उत्खनन। किसी स्थल के बारे में पता लगाना खोज, किसी स्थल के बारे में यह पता लगाना कि वह किस संस्कृति से संबंधित था और किससे नहीं, तो ये उसे कहते हैं उत्खनन करना। अधिकतर खोज करता ही उत्खनन होते हैं, उत्खनन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर है कि खोज करता थे जो एनजी मजूमदार साहब थे और उत्खनन किया था उन्होंने 1935 में अर्नेस्ट मैके साहब ने किया था। अब हम आगे चलते हैं कि इसके मुख्य अवशेष देखते हैं चौहंदड़ो के। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य। यहाँ से कौन से? उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में मैंने पहला जो लेक्चर था हड़प्पा स्थल के बारे में मैंने बताया था कि हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटकर पढ़ा था हमने। कौन सी? पहली थी कौन सी? पूर्व हड़प्पा या फिर प्राक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा। दूसरी क्या थी? परिपक्व हड़प्पा। और तीसरी थी हमारी उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा इसके अवशेष मिले हैं यहाँ पे चौहंदड़ो से। उत्तर हड़प्पा के अवशेष, उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले जो मिले हैं यहाँ पे, जो अवशेष मिले झुककर। कौन सी संस्कृति मिली है इसके बाद में? उत्तर हड़प्पा के झुककर और झांकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जो ये दोनों संस्कृति हैं, झुक्कर और झांकर, जो हमारी उत्तर हड़प्पा के बाद में जो संस्कृति थी ग्रामीण और फिर शहरी बस्ती, वो झुक्कर झांकर संस्कृतियां थी। तो इसलिए उत्तर हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। वर्गाकार ईंटें जो इंटरलॉक होती थी ना, वर्गाकार, वो ईंटें मिले हैं जो यहाँ की चौहंदड़ो से बनाई जाती थी यहाँ पे, इसलिए तो वर्गाकार ईंटें के कारखाने भी मिले यहाँ से। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले क्योंकि मैंने बताया आपको कि हड़प्पा नामक स्थल अधिकतर स्थलों पे शहर जो 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो
पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग बोलते थे, एक पूर्वी भाग जिसे नगर कहते थे या निचला शहर कहते थे, जिसमें साधारण लोग और उसमें जो प्रशासनिक या अधिक कार्य करने वाले लोग होते थे जो। तो अब चौंदड़ो एक मात्र स्थल है जहां पे दुर्ग के कोई साक्ष्य नहीं मिले, दुर्ग नहीं मिला यहाँ पे, या 500 रुपए हड़प्पा नामक स्थल पर दुर्ग नहीं मिला यहाँ। प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन हड़प्पा नामक स्थल से मिली है। सौंदर्य प्रसाधन की पेटिका जिसके अंदर काजल, लिपस्टिक, मांग टीकी ये सारी मिली है। लेकिन जो सौंदर्य प्रसाधन मिला है ना, उसके अंदर मात्र लिपस्टिक ही मिली है चौंदड़ो से, एक मात्र लिपस्टिक मिली है, सारा सामान नहीं मिला, काजल टीकी ये नहीं मिली, लिपस्टिक ही मिली है जो अपने चौंदड़ो से मिली है। वो बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की जो साक्ष्य मिले। बैलगाड़ी आज भी अपन देखते हैं, कहीं पे मेले में जाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर खिलौने जो लेकर आते हैं वो मिलते हैं। तो उस टाइम बैलगाड़ी जो अपने मिट्टी के द्वारा बनाई हुई, मिट्टी को सुखाकर बैलगाड़ी का रूप दिए हुए थे, वो उसके साक्ष्य। और इक्का गाड़ी उसे कहते हैं जो उसके पीछे जो टांगा लगा होता है ना, जो अपने बोलते हैं, एक अपने गांव की भाषा में बोलते हैं तो लड्डा भी बोलते हैं उसको, उसे इक्का गाड़ी भी कहा जाता है। हसियारी सबको। स्याही की दवात, स्याही की दवात आप जानेंगे कि अपने आज भी वर्तमान में जो पेन के अंदर स्याही डालते हैं उसे स्याही की दवात कहते हैं, जो अपने चौंदड़ो से भी मिली है। लेकिन मुख्य इंपोर्टेंट बात है जो ये है कि चौंदड़ो किस कारण प्रसिद्ध है या किस कारण जाना जाता है। मन के बनाने का कारखाना, औद्योगिक नगर, यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले। सर्वाधिक मन के चौंदड़ो से बनाए जाते हैं। जो सेलखड़ी या मिट्टी के जो बनते थे ना, मन के क्या होते हैं, वर्तमान में अपने घड़े होते हैं वही मन के होते हैं, और वो बनाने का कारखाना कहाँ था, चौंदड़ो के अंदर। इस वजह से इसे औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, उद्योगों का नगर। वर्तमान में अपन देख लो किसी भी क्षेत्र या किसी भी नगर के अंदर कुछ उद्योग होते हैं, जैसे मोटर गाड़ी बनाने का उद्योग हो या फिर चमड़ा उद्योग हो या फिर अन्य उद्योग हो, उसको औद्योगिक नगर कहा जाता है, टेक्निकल औद्योगिक हो या और कुछ। तो इस कारण यहाँ पे मन के बनाने के बहुत सारे कारखाने मिले, इस कारण इसको औद्योगिक नगर का दर्जा दिया गया है। जैसे मोहनजोदड़ो में पुजारी की मूर्ति मिली थी, आध्यात्मिक रूप में वो साधना कर रहे थे, इसलिए उसको आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा को अर्धौद्योगिक नगर कहा जाता है, वहाँ पे व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य भी मिलते हैं, कुछ उद्योगों के मिलते हैं, कुछ और अन्य भी मिलते हैं, इसलिए उसको अर्धौद्योगिक नगर भी कहा जाता है। लेकिन इसको संपूर्ण औद्योगिक नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक हुआ कालीबंगा और चौंदड़ो के बारे में। इस टॉपिक में जो भी आपको कमी लगे वो हमारे को मैसेज करके बताएं, और कुछ अच्छा आपको लगे कि हाँ सर इसमें ये चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं वो भी हमारे को बताएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी नए तरीके से या और भी कंटेंट लाके या समझाने का अलग तरीका अपनाकर आपको और भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, राम राम दोस्तों।